Assalamu alaikum. Yes, student, in today's lecture, we are going to discuss about catfish farm constructions and maintenance. In previous lecture, I already discussed catfish is very much important fish species because it can tolerate harsh conditions and people are always looking for the fish that has less bone and catfish is one of them. So we need to enhance the production of catfish. So how we can enhance the production of catfish is the first step is to construct such a hatchery where a fish can be cultured easily and construct a pond where a fish can be constructed easily. So in today's lecture, our main focus will be the farm construction for catfish. But before start of lecture, if you are new here in this channel, please subscribe the channel and press the bell icon to get the latest notifications. So let's start the lecture. First of all, a very much important thing I already discussed in previous my two lectures for construction of hatchery and for construction of a pond, site selection is very much important. साइट सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है साइट सिलेक्शन में कुछ पॉइंट्स हमें अपने जहन में रखने होते हैं जैसे कि वाटर अवेलेबिलिटी और क्वांटिटी जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और वाटर की क्वालिटी के साथ क्वांटिटी के साथ वाटर की क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। क्वालिटी का मतलब है कि उस पानी के अंदर पोल्यूटेंट्स नहीं होने चाहिए, उसमें बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होने चाहिए, उसमें वायरसेस नहीं होने चाहिए, उस पानी की पीएच स्टेबल होनी चाहिए, उसका टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए जो कि हमारी फिश के लिए रिक्वायर है। इसके अलावा सॉइल टाइप जो आप पॉन्ड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या फिर आप हैचरी कंस्ट्रक्ट करते हैं, बेसिकली पॉन्ड के लिए ज्यादा क्रूशियल है एज कम्पेयर टू हैचरी, बिकॉज हैचरी जो है वो उसमें कंक्रीट के हम टैंक्स बनाते हैं। तो आपकी जो सॉइल है जहाँ पे आप फार्म बना बना रहे हैं वो क्ले होनी चाहिए ताकि उसमें सीपेज मिनिमम हो। ठीक है, और उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी मैक्सिमम हो। टोपोग्राफी हमेशा उसकी स्लोपी लैंड होनी चाहिए जो कि आइडियल है पर ग्रेविटी फेड वाटर सिस्टम। असेसिबिलिटी उसकी होनी चाहिए ताकि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं उसकी तो वो आसानी से आप कर सकें। इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस जो हैं वो कंप्लीट लोकल इन्वायरमेंटल लॉ के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। अब डिफरेंट टाइप के कल्चर सिस्टम्स हैं वे यू कैन कल्चर योर कैटफिश। और पहला जो है वो अर्दन पॉन्ड है। ठीक है, अर्दन पॉन्ड जो है सुटेबल है तिलापिया, कैटफिश और कार्प्स तीनों के लिए ही। कंक्रीट टैंक्स जो हैं ये हम हैचरी के लिए रखते हैं, या फिर हाई वैल्यू फिश जो है जो ऑर्नामेंटल फिशेस होती हैं उसके लिए हम कंक्रीट के टैंक्स रखते हैं या फिर इक्वेरियम्स रखते हैं। इसके अलावा रेसवे भी होते हैं, फ्लो सिस्टम्स भी होते हैं। रेसवेज बेसिकली हम एक बड़ा पॉन्ड है, अर्दन पॉन्ड है, उसके अंदर हम कंक्रीट के बनाते हैं। उसमें डिफरेंट पार्टीशंस होती हैं, बेसिकली इसकी डेप्थ ज़्यादा होती है और इसमें हम फिश के नंबर को इनहेंस करके रख सकते हैं। हाई स्टॉकिंग डेंसिटी होती है और मैक्सिमम यील्ड आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें एरेशन बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि जो अर्दन पॉन्ड है उसमें नहीं होगा। इसके अलावा रैस सिस्टम है। ठीक है, हाईली कंट्रोल्ड इंडोर सिस्टम है। ठीक है, और जो केज सिस्टम है, पैनिक सिस्टम है, वो भी आप कल्चर सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर्स कैसी हो सकती हैं जब आप फॉर्म कंस्ट्रक्शन करेंगे? सबसे पहले वाटर सप्लाई दैट आई ऑलरेडी डिस्कस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ड्रेनेज बहुत ज़रूरी है। इनलेट और आउटलेट सिस्टम जो है वो प्रॉपर फिल्टरेशन के साथ होना चाहिए। एरेशन का सिस्टम बहुत प्रॉपर होना चाहिए, उसमें पैडल व्हील भी हो सकते हैं, ब्लोअर भी हो सकते हैं, डिफ्यूजर्स भी हो सकते हैं। फीड स्टोरेज फैसिलिटीज इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि रोटन फीड नहीं होनी चाहिए, मॉइस्चराइज्ड फीड नहीं होनी चाहिए, इजी टू एक्सेस होनी चाहिए। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि ये हैचरी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फार्म कंस्ट्रक्शन के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर आप उसकी ब्रीडिंग करवाते हैं और इंड्यूस ब्रीडिंग करवाते हैं तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ऑफिसर हाउसिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या है? सबसे पहले जो है वो स्पीशी की सिलेक्शन होती है। डिपेंड करे कि आप किस फिश को सेलेक्ट करते हैं, उसकी मैनेजमेंट उसकी कंस्ट्रक्शन वैसे ही वैरी करती जाती है। सबसे पहले आप उस फिश को सेलेक्ट करेंगे जिसकी मार्केट डिमांड हाई होगी। ऐसी फिश को सेलेक्ट करेंगे जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस को टॉलरेट कर सकती है। ऐसी फिश को सेलेक्ट करेंगे जो कि हाई यील्ड देती है मिनिमम टाइम में। ठीक है, और ऐसी फिश को सेलेक्ट करेंगे जो कि पॉलीकल्चर
में भी कंपैटिबल है। यानी कि ये इसका फायदा क्या होता है कि आप एक ही, आपके पास थोड़ी स्पेस है और एक थोड़ी स्पेस के अंदर ही आप ज्यादा फिश को रख सकते हैं, और एक ही टाइम पे दो डिफरेंट फिश के यील्ड को इनहेंस करके आप प्रॉफिट ले सकते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे जो कि आप कल्चर कर सकते हैं, कैटफिश तलापिया, जो कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट है और हाईली रिकमेंडेड है, तो आप जो है वो भी की जा सकती हैं। इसके अलावा जो है ट्राउट है, सालमन्स है, जो कोल्ड वाटर फिश स्पीशीज हैं, प्रॉन और श्रिम्प्स जो है ये बहुत ज्यादा कल्चर किए जा रहे हैं। ये चाइना के अंदर और फॉरेन कंट्रीज के अंदर ज्यादा इसको कल्चर किया जा रहा है, और ये हाईली प्रोटीनेशियस होते हैं और इसका रैपिड ग्रोथ रेट होता है, तो प्रेफर किया जा सकता है प्रॉन और श्रिम्प कल्चर को भी। स्टॉकिंग डेंसिटी जो है वो अगेन फिश की स्पीशी पे डिपेंड करती है। अगर कोई रेजिस्टेंट स्पीशी है तो उसके नंबर को आप इनहेंस कर सकते हैं। जैसे कि तिलापिया कैटफिश है तो उसको आप, लेट से 1 क्यूबिक मीटर है तो उसके अंदर आप 50 फिश को भी रख सकते हैं, लेकिन अगर रहू है या कार्प है तो हो सकता है आप सिर्फ 10 फिश को रख सकें। तो जितनी ज्यादा रेजिस्टेंट स्पीशी होगी उतना ही आप नंबर को भी इनहेंस कर सकते हैं। बट एक लिमिट से एक्सीड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लिमिट से एक्सीड करेंगे तो ओवर क्राउडिंग की वजह से स्ट्रेस होगा, डिजीज हो सकती है, प्रोडक्टिविटी जो है वो भी कम हो सकती है। फीडिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फीडिंग चाहे फॉर्म के अंदर है चाहे वो हैचरी के अंदर है, तो फीडिंग हमेशा 2 to 3 टाइम्स ही हम देते हैं, और ये बॉडी वेट के हिसाब से आप फीड देंगे, ठीक है। 2% बॉडी वेट के हिसाब से या फिर 3%, और आपने ऐसी फीड देनी है कि आप FCR को मॉनिटर करें। वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स जो हैं वो मॉनिटर्ड हैं तो कोई भी डिजीज जो है वो नहीं हो सकती। मिनिमम चांसेस हैं कि कोई डिजीज हो, जैसे कि ड्यू लेवल, पीएच, टेम्परेचर, अमोनिया, नाइट्रेट, टर्बिडिटी, ठीक है। और इस सबको कंट्रोल करने के लिए आप वाटर एक्सचेंज करेंगे, बायोफिल्टर्स लगाएंगे, इरेटर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट, जो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स हैं वो प्रॉपरली मैनेज हो जाएंगे। हेल्थ और डिजीज मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर कोई भी एक फिश में डिजीज अपीयर हो रही है, उसके साइंस अपीयर हो रहे हैं, यू शुड रिमूव दैट फिश फ्रॉम द पॉन्ड, क्योंकि अगर हो सकता है वो जूनोटिक डिजीज हो, ठीक है, वो एक फिश से दूसरी फिश में स्प्रेड हो रही है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपने उस फिश को पहले तो रिमूव करना है वहां से, और अगर वो सारी फिश में है तो फिर आप पहले उसको बाथ भी दे सकते हैं, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का। और अगर फिर भी वो ठीक नहीं हो रही है, आप एंटीबायोटिक देंगे क्विकली। और अगर वो क्योर कर रही होगी क्योंकि अगर फौरन से आप प्रोबायोटिक्स देंगे तो प्रोबायोटिक एक्शन इतना रैपिड नहीं है जितना कि एंटीबायोटिक है। ऑल्दो एंटीबायोटिक जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कॉज करते हैं, वो रेजिस्टेंस कॉज करती हैं, तो प्रोबायोटिक्स ही रिकमेंड की जाती है। लेकिन फौरन से अगर अपने स्टॉक को आपने बचाना है तो पहले हम एंटीबायोटिक्स ही देंगे इन लेस क्वांटिटी, ताकि वो थोड़ी स्टेबलाइज हो जाए, फिर आप उसको प्रोबायोटिक देंगे तो वो कम्प्लीटली रिकवर कर जाएगी। उसके बाद है हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग हैंडलिंग। हार्वेस्ट एट मार्केटेबल साइज यूजिंग नेट और ड्रेनिंग। हम दो तरीकों से हम हार्वेस्टिंग करते हैं, या तो नेटिंग करते हैं या फिर पूरे पॉन्ड की ड्रेनिंग कर देते हैं, ठीक है। और पूरे पॉन्ड की ड्रेनिंग जो है वो एंड ऑफ द सीजन ही होती है, और नेटिंग जो है वो मिड सीजन में भी की जा सकती है। पार्शियल हार्वेस्टिंग अगर आपने करनी है तो उसके लिए हम नेट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एंड बिजनेस कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कोई फार्म कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आपको कॉस्ट की एस्टिमेशन का पता होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी का पता होना चाहिए कि अगर आप कितना इन्वेस्ट कर और आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। जाहिर सी बात है तभी आप एक बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। कैपिटल कॉस्ट जो है वो आती है लैंड में, कंस्ट्रक्शन में, इक्विपमेंट में, और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो फीड, लेबर, एनर्जी और मेडिसिन में आती है। प्रॉफिटेबिलिटी और डिपेंड करता है कि आपकी स्टॉकिंग रेट कितना है, आपका सर्वाइवल रेट कितना है, ग्रोथ रेट कितना है, मार्केट प्राइस कितनी है, ठीक है। इसके बाद रिकॉर्ड कीपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ग्रोथ, जो रिकॉर्ड कीपिंग का मतलब है कि जब आपने फिश को स्टॉक किया, आप उस डेट को नोट करें, उसके वेट को नोट करें, 1 माह के बाद दोबारा से आप उसके वेट को नोट करें कि उसमें कितना इंक्रीज हुआ है या फिर इंक्रीज नहीं हुआ है। आपको क्या चीज करने की जरूरत है कि इसके फीड को इनहेंस किया जा सके। वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को नोट करें। ये पहले डीओ का लेवल जो है वो 5 mg था, फिर 6 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया। तो ये सारी रीडिंग्स आपने कलेक्ट करनी है, ताकि एट द एंड जो है वो साइंटिफिक
डाटा भी आप प्रोवाइड करें कि आपने इसको 2 माह के लिए, 3 माह के लिए, 4 माह के लिए फिश को रखा और इसका साइज पहले 10 ग्राम था, उसके बाद 4 माह के बाद जो है ये 4 kg की हो गई है, और उसमें इस दौरान वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स इतने थे, कॉस्ट इतनी है, मोर्टेलिटी इतनी हुई। तो ये सारी चीजें जो है वो रिकॉर्ड कीपिंग में आ जाएगी। ठीक है, मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद जो है वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो है, इसके लिए आप इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर को यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। इफ यू आर बिगनर फॉर फिश कल्चर, आई विल प्रेफर टू गो फॉर इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर बिकॉज इट इज वेरी मच प्रॉफिटेबल सिस्टम, जहाँ पे आप डिफरेंट सिस्टम्स को एक ही टाइम पे कल्चर कर सकते हैं और प्रॉफिट ले सकते हैं। Apply biosecurity measure to prevent disease outbreak, implement waste management system, and use solar system or efficient aeration to reduce operational cost. That's all about today's lecture. Okay, in next lecture we will discuss more about fisheries and aquaculture. So, आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।